मैं अशोक कुमार बैरवा। प्यारे विद्यार्थियों, हम पादप भ्रूणकी या प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, नर युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास, मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर के पूर्व के वीडियो में हम पुंकेसर या लघु बीजाणु पर्ण, स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल इसके बारे में पढ़ चुके। पराग कोश का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ एंथर, ये हमने देख लिया है। लघु बीजाणुधानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, ये 3 टॉपिक है वो इसमें हमने देख लिए हैं। अब इससे आगे आज हम बात कर रहे हैं। अब हमारा आता है टॉपिक नंबर 4, लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन का मतलब है कि लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण की प्रक्रिया। लघु बीजाणु जनन किसको कहेंगे? लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर के निर्माण की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन कहेंगे। पूर्व के जो वीडियो है उसमें हमने देखा कि पराग कोश की संरचना या लघु बीजाणुधानी की जो संरचना पड़ी थी उसमें वो स्पष्ट रूप से 2 भागों में विभेदित थी, पराग कोश भित्ति और दूसरा बीजाणुजन कोशिकाएं या स्पोरोजिनस सेल्स के अंदर। पराग कोश भित्ति थी, उसमें 4 परतें थी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। टेपिटम के अंदर है वो स्पोरोजिनस सेल्स पाई जाती हैं। ये स्पोरोजिनस सेल जो है ये आगे चल करके लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के रूप में कार्य करती हैं। इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। देखिए, पराग कोश की लघु बीजाणुधानी में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं माइक्रोस्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये जो चारों लघु बीजाणु हैं ये एक चतुष्क में व्यवस्थित रहते हैं और ये चतुष्क जो है वो 5 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? जिसमें नंबर 1 आता है चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल। इसमें क्या होता है? यह सबसे सामान्य प्रकार का चतुष्क है और इसमें लघु बीजाणु चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित रहते हैं और इस प्रकार के जो चतुष्क पाया जाता है वो द्विबीजपत्री पौधे या डाइकोट पौधों के अंदर पाया जाता है। ये चतुष्फल की व्यवस्था दिखाई हुई है। इसमें 3 लघु बीजाणु हमको दिखाई देते हैं, चौथा जो लघु बीजाणु पीछे की साइड है वो हमको दिखाई नहीं देता है। दूसरी जो व्यवस्था आती है वो है समद्विपार्श्विक या आइसोबाइलेटरल। इसमें चतुष्क के चारों लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं और इस प्रकार की जो चतुष्क मिलता है वो एक बीजपत्री पौधे या मोनोकोट पादप के अंदर पाया जाता है। ये दूसरी जो व्यवस्था दिखाई गई है ये आइसोबाइलेटरल प्रकार की व्यवस्था है। इसमें ये 2 लघु बीजाणु हैं और इनके ऊपर ये 2 लघु बीजाणु हैं। तो यहाँ पर जो चारों लघु बीजाणु हैं वो एक तल में दिखाई देते हैं। तो ये 2 तरीके की व्यवस्था यहाँ पर दिखाई गई है। तीसरे प्रकार का जो चतुष्क आता है वो है क्रॉसित या डीकसेट। इसमें 2-2 लघु बीजाणु एक दूसरे के समकोण बनाते हैं और ये मैग्नोलिया के अंदर इस प्रकार की चतुष्क है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर ये एक लघु बीजाणु है, एक इसके पीछे लघु बीजाणु है, तो 2 तो ये नीचे हो गए और 2 इसके 90 डिग्री पर इस तरीके से विन्यासित होते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये क्रॉसित या डीकसेट प्रकार की व्यवस्था कहलाती है। चौथा जो टाइप आता है वो है टी आकार या टी शेप। इसमें चतुष्क 2 लघु बीजाणु अनुपस्थ रूप में तथा 2 लंबवत रूप में विन्यासित रहते हैं और ये व्यवस्था एरिस्टोलोकिया के अंदर पाई जाती है। तो ये 2 लघु बीजाणु हैं, अनुप्रस्थ हैं और 2 इनके ये लंबवत रूप में व्यवस्थित है। तो हमको चारों लघु बीजाणु हैं वो दिखाई देते हैं और ये टी शेप आकृति है वो बनती है। पांचवी जो व्यवस्था आती है वो रैखिक या लीनियर प्रकार की। इसमें सभी लघु बीजाणु एक रैखिक क्रम में विन्यासित रहते हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं और ये इस प्रकार का जो चतुष्क पाया जाता है
वो हेलोफिला के अंदर पाया जाता है। यहाँ एक के ऊपर एक लघु बीजाणु है वो व्यवस्थित होता है। इस प्रकार की व्यवस्था को बोलते हैं लीनियर प्रकार की या रेखिक प्रकार के चतुष्क बोलते हैं इनको। नोट डाल के लिखा हुआ है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस पादप में, ये एक पौधा है जिसको हमको याद रखना है। एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में उपरोक्त सभी प्रकार के जो परागकण चतुष्क हैं एक ही परागकोश में पाए जाते हैं। ये जो पांचों प्रकार के हमने परागकण चतुष्क या लघु बीजाणु चतुष्क पढ़े थे, ये एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में पांचों प्रकार के ही पाए जाते हैं। लघु बीजाणुओं के मध्य कैलेज द्वारा निर्मित भित्ति होती है। मतलब ये जो लघु बीजाणु हैं वो कैलेज परत के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसके कैलेज एंजाइम द्वारा विघटन होने से लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त हो जाते हैं। ये जो कैलेज परत होती है जिससे चारों लघु बीजाणु हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये कैलेज एंजाइम जो है हमने देखा था टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो इसको स्रावित करती हैं और ये जो कैलेज परत है इसका विघटन कर देते हैं। तो ये अब जो लघु बीजाणु हैं वो मुक्त हो जाते हैं एवं इनका आकार गोलाकार हो जाता है। इस अवस्था में ये परागकण कहलाते हैं। अब इनको हम क्या बोलते हैं, परागकण या पोलन ग्रेन कहते हैं। परागकण लघु बीजाणुधानी में स्वतंत्र रूप से बिखरे रहते हैं। तो ये जो परागकण बन गए हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया है उसमें भरे हुए रहते हैं। अब क्या होता है, अब ये बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलेंगे लिए क्या होगा, परागकोश का स्फुटन होना, फटना जरूरी है, जिसको हम परागकोश स्फुटन कहते हैं। परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने की प्रक्रिया परागकोश स्फुटन कहलाती है। परागकोश का जो स्फुटन है वो अनुप्रस्थ, लंबवत, छिद्रमय या कपाटीय प्रकार का हो सकता है। तो ये जो प्रक्रिया थी ये हमने लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखी थी। अब यहाँ पर लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम्स होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, सबसे बड़ा जो परागकण होता है वो मिराबिलिस जलापा का पाया जाता है। सबसे बड़ा परागकण मिराबिलिस जलापा पादप है उसका पाया जाता है। सबसे छोटा जो परागकण है वो मायोसोटिस एल्पेस्टिस का मिलता है। किसका मिलता है, मायोसोटिस एल्पेस्टिस, इसका परागकण सबसे छोटे होते हैं। सबसे लंबा परागकण जो होता है वो जोस्टेरा का मिलता है। जोस्टेरा जो पादप है उसके परागकण सबसे लंबे होते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एस्क्लिपिडिएसी कुल, जिसमें मुख्य रूप से हम जो आंकड़ा या जिस देसी भाषा में हम आंकड़ा बोलते हैं, ये आंक जिसको कहते हैं, और आर्किडेसी जो कुल है उनके पौधों में एक बीजाणुधानी जो है उसके सभी परागकण मिलकर परागपिंड या पोलिनियम का निर्माण करते हैं। तो ये पूछा जाता है कि पोलिनियम या परागपिंड है वो किस कुल की विशेषता है। तो याद रखना आप, एस्क्लिपिडिएसी कुल या आर्किडेसी कुल है, इनमें ये परागपिंड या पोलिनियम पाए जाती है। और ये होते क्या है, एक बीजाणुधानी के जो सभी परागपिंड जो परागकण हैं वो मिलकर के इसका निर्माण करते हैं। इसका हम डिटेल जब फैमिली पढ़ेंगे तो उसमें इसको और डिटेल से देखेंगे। फिलहाल आप ये याद रखना है कि परागपिंड या पोलिनियम जो है वो एस्क्लिपिडिएसी की विशेषता है, आर्किडेसी की विशेषता है कुल के देखा जाए तो। और इसके पौधे हमको याद रखने हैं, आक जो है। पॉइंट नंबर 5 आता है, जब चतुष्क के सभी परागकण सदैव स्थायी रूप से जुड़े रहते हैं, कभी अलग नहीं हो, तो इन्हें संयुक्त परागकण कहते हैं। हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखा कि जो 4 लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर बनते हैं वो कैलेज जो परत है उसके द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। और टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो कैलेज एंजाइम स्रावित करती हैं जो कैलेज परत का अपघटन कर देते हैं और जिससे चारों जो लघु बीजाणु हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और इनको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है जब चतुष्क के सभी परागकण सदैव स्थायी रूप से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो जब ये सदैव जुड़े रहते हैं तो इसको हम संयुक्त परागकण या कंपाउंड पोलन ग्रेन इनको कहेंगे। और ये जो संयुक्त परागकण जो है वो ड्रोसेरा, ड्राइमिस, इलोडिया,
टाइफा और एनोना इन पौधों की विशेषता होती है, यानी इन पौधों में संयुक्त परागकण है वो पाए जाते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, जिससे संबंधित क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 6 आता है, जब एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु या परागकण पाए जाते हैं तो इसे बहुबीजाणुकता या पॉलीस्पोरी कहते हैं, और ये हाइफिनी व अमरबेल पादप के अंदर पाई जाती है। पॉइंट नंबर 7 है, माइमोसेसी कुल के सदस्यों में जैसे माइमोसा संयुक्त परागकणों में 6 से 8 या 64 परागकण जुड़कर एक छोटी इकाई का निर्माण करते हैं, इसे मासूली कहते हैं। तो ये मासूली जो है ये माइमोसेसी जो उपकुल है लेग्यूमिनेसी का, उसकी विशेषता है। पॉइंट नंबर 8 आता है, कुछ पादपों के परागकण हवा में होते हैं तो एलर्जी उत्पन्न करते हैं। कुछ पौधों के पोलन ग्रेन्स होते हैं जो हवा में क्या करते रहते हैं, और वो जब सतह से स्किन से या त्वचा से अटैचमेंट में आते हैं तो वो क्या है एलर्जी उत्पन्न करते हैं। इन्हें एरो एलर्जन कहते हैं। और ये पौधे कौन कौन से हो सकते हैं, यानी ये पौधे कौन से हैं जिनके पोलन ग्रेन एलर्जी उत्पन्न करते हैं? उसमें चीनोपोडियम, गाजर घास या पार्थिनियम, सोरघम और एमेरेंथस, इन पौधे के जो पोलन ग्रेन है वो एलर्जी उत्पन्न करते हैं। हे फीवर, ये जो हे फीवर है ये एम्ब्रोसिया पौधा है। कौन सा पौधा है? एम्ब्रोसिया जो पौधा है उसके परागकणों से होता है। तो ये 8 पॉइंट, ये जो पॉइंट है बड़े महत्वपूर्ण है। हर जो बात है वो क्वेश्चन के रूप में पूछी जाती है। पॉइंट नंबर 9 आता है, कुछ पादपों के परागकण पोषण से भरपूर होते हैं, इनकी आहार संपूरकों के रूप में पराग गोलियां या सिरप बाजार में उपलब्ध है। यानी कुछ जो पौधे हैं उनके पोलन ग्रेन्स जो हैं उनसे फूड संपूरक या फूड सप्लीमेंट हैं वो तैयार किए जाते हैं, वो गोलियों या सिरप के रूप में बाजार में उपलब्ध हैं। और उनका उपयोग क्या किया जाता है? पराग खपत का यह दावा है कि यह खिलाड़ियों व धावक अश्वों की कार्यदक्षता में वृद्धि करता है। पॉइंट नंबर 10 आता है, हायसिंथस ओरिएंटेलिस पादप में भ्रूण कोश के समान परागकण पाए जाते हैं। इसकी खोज नीमेक ने की थी। तो ये हायसिंथस ओरिएंटेलिस जो पादप है इसमें भ्रूण कोश के समान पोलन ग्रेन है वो पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 11 आता है, साइप्रेसी कुल के पादपों में एक परागकण मात्र कोशिका से केवल एक ही परागकण का निर्माण होता है। हमने देखा था कि जो लघु बीजाणु या परागकण मात्र कोशिका है उसमें एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे 4 पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर है वो बनते हैं। लेकिन साइप्रेसी जो कुल है उसमें एक जो पोलन ग्रेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो केवल एक ही पोलन ग्रेन का निर्माण करती है। परागकणों की बाह्य आकारिकी के अध्ययन को परागाणु विज्ञान या पैलेनोलॉजी कहते हैं। परागाणु विज्ञान या पैलेनोलॉजी है वो पोलन ग्रेन्स की बाह्य जो आकार की है, एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी है उसका अध्ययन कहलाता है। तो ये 12 महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनसे संबंधित जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक बात आपको और याद रखनी है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है उसमें एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 माइक्रोस्पोर या 4 लघु बीजाणु बनते हैं। और ये चारों जो लघु बीजाणु हैं वो कार्यात्मक या फंक्शनल होते हैं। जब हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया पढ़ेंगे, तो वहां देखेंगे कि वहां जो मेगास्पोर मदर सेल होती है उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वहां भी 4 मेगास्पोर बनते हैं। लेकिन उन चारों मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर है वो फंक्शनल रहता है, 3 मेगास्पोर हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित थोड़े से घुमा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ लेंगे तो उसके बाद में फिर किस तरीके से प्रश्न आते हैं वो वहां पर हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अब अगला जो वीडियो है उसमें माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु है उसकी संरचना और
डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद है उसका परिवर्धन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको वीडियो लगातार मिलता रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी वीडियो डले तो आपको उसकी सूचना है वो मिल जाए।